Hi everyone, this is Gaurav from Classgo Education online YouTube learning channel. Today we will be discussing an important topic from biomedical instrumentation, and this particular topic is patient safety and biomedical equipment. And this particular topic covers shock hazards from electrical equipment and safety measures. तो जैसा कि आप सब जानते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी डे टू डे लाइफ में क्रूशियल रोल प्ले करती है, बट साइमल्टेनियसली यही इलेक्ट्रिसिटी जब हज़ार्ड में बदल जाती है तब ये ह्यूमन बीइंग के लिए फैटल हो सकती है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो करंट लेवल होता है, ठीक है, उस करंट लेवल को समझना बहुत ज़रूरी है। करंट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप या ह्यूमन बीइंग एक्सपोज होता है लीथल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, तब उस करंट लेवल के कारण किस तरीके का रिस्पॉन्स ह्यूमन बॉडी में होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ये देखा गया है कि 1 मिली एम्पियर के आसपास का जो करंट होता है, ठीक है, लेस देन 1 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर का जो करंट है, यहाँ पे अगर बॉडी का रिस्पॉन्स देखा जाए तो बॉडी ऐसा भी हो सकता है कि इस करंट को ना परसीव कर पाए या फिर टिंगलिंग सेंसेशन बॉडी को हो। बट जैसे जैसे ये जो करंट लेवल है, अगर आप देखेंगे ये लीथल इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब 1 मिली एम्पियर से 9 मिली एम्पियर, 14 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 23 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, और 1 एम्पियर पे आते ही बॉडी ऐसा हो सकता है कि कोलैप्स हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो बॉडी में हमारे हैं वहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। तो जब व्हेन मोटर नर्व्स ऑफ आवर बॉडी इज स्टिमुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम ब्रेन, इट कॉजेस रिलेटेड मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आपकी स्किन या आपका बॉडी का कोई पार्ट है किसी पर्टिकुलर नेकेड कंडक्टर से या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसा है जहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइडेड नहीं है, वहाँ पे अगर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट है टच में आता है, तो ऐसा क्या होगा कि मोटर नर्व्स जो होती हैं बॉडी की, ये स्टिमुलेट हो जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन। अब जब स्टिमुलेट होती हैं तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसा हो सकता है कि अगर 1 मिली एम्पियर करंट से हमारे पास करंट लेवल कम है, ठीक है, तब तो एज सच बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर यही करंट लेवल अगर 9 मिली एम्पियर तक हो जाए तो बॉडी में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मसल्स लॉस होने की संभावना हो सकती है। बट पेनफुल शॉक महसूस होगा, बट मसल जो लॉस होती हैं वो कम हो सकती हैं। बट यही करंट अगर 14 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 23 मिली एम्पियर और पहुंच जाए 1 एम्पियर में, तो बॉडी में मसल्स लॉस तो होंगी ही, साथ ही में थर्मल इंजरीज भी हो सकती हैं। और जो सबसे सीवियर स्टेज होती है इसको, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन 50 मिली एम्पियर के आसपास होता है। और 50 मिली एम्पियर करंट में इस स्टेट में होता क्या है कि हार्ट की जो नेचुरल रिदमिक मोशन होता है वो रुक जाता है और हार्ट बहुत तेज वाइब्रेट करने लगता है और कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है शॉक हैजार्ड्स का। कितना खतरनाक है ये शॉक हैजार्ड्स का टॉपिक ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने आपको करंट लेवल ही बता दी कि 1 मिली एम्पियर के आसपास सेंसेशन, 9 मिली एम्पियर के पास आपको शॉक महसूस होगा, और यही 50 मिली एम्पियर तक पहुंचने में वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होगा, और 1 एम्पियर में तो डेथ फॉर श्योर होने की संभावना है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स है, और इसी टर्मिनोलॉजी को बोला गया इलेक्ट्रोक्यूशन, जो कि फैटल हो सकता है, ठीक है। और इसमें मैंने पूरा आपको ओवरव्यू एक हल्का सा ब्रीफ करके दे दिया है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक्ट्स मेक्स कंप्लायंस विद इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड। ये AS/NZS 3000 2007 का जो स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली आप देख सकते हैं इसके कंप्लायंस में कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स हैं और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक्ट है। तो इसके स्टैंडर्ड्स बेसिकली कंप्लायंस पे बनाए गए हैं, और हमारे यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेक्निकल फर्म्स हैं, मेडिकल फर्म्स हैं, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को लुक आफ्टर करती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो ये रिस्पॉन्स हो रहा है ये किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला है वो अमाउंट ऑफ करंट, करंट पाथ और ड्यूरेशन, कितनी देर तक का है वो करंट लेवल, द टाइप ऑफ सर्किट विद विच कॉन्टैक्ट इज मेड, द वोल्टेज लेवल ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए करंट लेवल, पाथ, ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए कॉन्टैक्ट है, ठीक, ये सारी चीज़ें बताई। अब ये करंट लेवल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? करंट लेवल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि होता क्या है एक्चुअली, जो अगर सपोज करिए 14 मिली एम्पियर करंट लिया,
तो 14 मिली एम्पियर करंट लिया। तो ये जो करंट लिमिट है इसके ऊपर अगर करंट चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बॉडी में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उनको रिकवर किया जाए, क्योंकि मसल्स में फैटिक बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। बॉडी के रेजिस्टेंस के बारे में बात करा जाए तो ईयर टू ईयर रेजिस्टेंस इसका 100 ओम है, हैंड टू फुट का रेजिस्टेंस 500 ओम है, वेट स्किन का रेजिस्टेंस 1000 ओम है, और इसके कंपैरेटिवली ड्राई स्किन का अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 1 लाख से 6 लाख ओम्स है। करंट अगर आप लेवल निकालना बहुत ईजी है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर दीजिए जिस भी बॉडी पार्ट में है। सबसे खतरनाक एरिया जो है वो लेफ्ट हैंड का है, ठीक है, क्योंकि हार्ट हमारा बेसिकली इधर ही है। तो लेफ्ट हैंड अगर आपका टच करता है तो हार्ट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, या फिर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों आ जाए तब भी हार्ट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होना ही है। तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन वाली एक्टिविटी हो सकती है और हार्ट नेचुरल रिदम लूज कर सकता है। और इन सीवियर केसेस जब करंट अगर आपका देखा जाए 50 मिली एम्पियर के ऊपर पहुंच जाए तो थर्मल इंजरीज हो सकती है और बॉडी जो है ब्लास्ट हो सकती है आपकी। ये बेसिक कंसेप्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स के थ्रू और कुछ पर्टिकुलर डायग्राम्स के थ्रू हम लोग इन शॉक हैजार्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक एनालिसिस देखते हैं कि ग्राउंड का क्या रोल है। क्योंकि ऑफन लोग सोचते हैं कि जैसे कोई बर्ड है और वो हाई टेंशन लाइन पे अगर वो बैठी हुई है तो उसको शॉक नहीं लगता है, बट एक ह्यूमन बीइंग है बाई चांस बाई मिस्टेक वो हाई टेंशन लाइन से टच में आ जाता है तो उसको शॉक लग जाता है। ऐसा क्यों? अब देखिए इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए, मैं कुछ आपको 3 से 4 केस या 5 केस बताऊंगा। उन केसेस के थ्रू हम लोग समझेंगे ग्राउंड का क्या इंपॉर्टेंस है और किन कारणवश शॉक लगता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्किट आपको शॉक तभी लगेगा जब आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा, और करंट तभी फ्लो होगा जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन बीइंग है या कोई भी पर्टिकुलर जीव जंतु है, अगर वो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब वोल्टेज के 2 पॉइंट्स हों जहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस हो V1 और V2, मतलब दे शुड नॉट बी इक्वल। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, V1 और V2 हमारे बराबर नहीं है, तो सीधी सी बात है सर्किट में करंट फ्लो होगा। मतलब V1 माइनस V2 के कारण जो भी डिफरेंस आपको मिलेगा उस डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होगा। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ शॉक हैजार्ड में, इसमें क्या है, 2 केसेस कंसीडर करते हैं। एक हमने केस लिया बर्ड का जिसको शॉक नहीं लग रहा है, और दूसरा क्या है, एक पर्सन है जिसको शॉक लग रहा है। कारण ये है कि देखिए जो बर्ड बैठी हुई है उसका जो पोटेंशियल है, देखिए V1 और V2, V1 और V2 इस केस में क्या है, बराबर, मतलब V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब बर्ड को शॉक नहीं लगेगा। बट व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर पर्सन यू विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ का जो पोटेंशियल है दैट इज V1 और दूसरा इसका पोटेंशियल है V2। V1 माइनस V2 का डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास मैग्नीट्यूड में ला, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पर्सन को शॉक लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा केस कंसीडर करते हैं। ठीक, अब इस केस में अगर आप लोग देखिए यहाँ पे भी पर्सन है और इस फिगर नंबर 2 में देखिए अब की बार क्या है, पर्सन को शॉक नहीं लग रहा है। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको बेसिक यही एनालाइज करना है सिस्टम में कि ये जो पर्सन है क्या ये V1 माइनस V2 पोटेंशियल यहाँ पे इसके अक्रॉस बन रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पे ग्राउंड पे है 0 वोल्ट और इसका दूसरा जो लेग है ये भी 0 वोल्ट, V1 इक्वल्स टू V2 है, मतलब V1 माइनस V2 की वैल्यू 0, कोई मैग्नीट्यूड करंट फ्लो नहीं होगा और शॉक नहीं लगेगा। और इसी तरीके से बर्ड को भी शॉक नहीं लग रहा और उस पर्टिकुलर पर्सन को भी शॉक नहीं लग रहा है। ठीक, आते हैं तीसरा फिगर देखते हैं। तीसरे फिगर में देखिए पर्सन को भी शॉक नहीं लग रहा है और बर्ड को भी शॉक नहीं लग रहा है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो सर्किट है इस पर्टिकुलर सर्किट में कोई भी ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड इस सर्किट में नहीं है। जब ग्राउंड इस सर्किट में नहीं है तो सीधी सी बात है पर्सन को शॉक नहीं लगेगा और ना बर्ड को लगेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होगा नहीं, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एज इट इज रहेगा। तो पर्सन को इस केस में शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट क्या है, अनग्राउंडेड, और बर्ड भी क्या है, बर्ड को भी शॉक नहीं लगेगा। तीसरा
केस हो गया। चौथा केस देखते हैं। चौथे केस पे सपोज करते हैं कि एक्सीडेंटल ग्राउंडिंग हो जाती है, बाय मिस्टेक एक्सीडेंटल ग्राउंडिंग हो जाती है। अब एक्सीडेंटल ग्राउंडिंग में क्या होगा, क्या पर्सन को शॉक लगेगा? तो हाँ, पर्सन को शॉक लगेगा, क्योंकि पर्सन में देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट है ये किसी पर्टिकुलर ट्री से कनेक्टेड है और ये पर्टिकुलर ट्री को ग्राउंडिंग हमको मिल रही है। इसी तरीके से कोई भी सर्किट हो और वो किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से टच हो रहा हो और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कोई ग्राउंडिंग मिल रही है, तो सीधी सी बात है V1 माइनस V2 का डेवलपमेंट होना ही, पोटेंशियल डेवलपमेंट होगा ही और पर्सन को शॉक लगेगा, बट बर्ड को शॉक नहीं लगेगा। ठीक, अब इसी तरीके से फिगर नंबर 5 देखते हैं। फिगर नंबर 5 भी, इसमें भी देखिए सर्किट में देखिए कोई भी ग्राउंड नहीं है, बट एक्सीडेंटल ग्राउंडिंग यहाँ पे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि ग्राउंड पे टच कर रहा है और इसने यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, और ये हमारा बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जोन बन जाता है और इसके कारण इसको शॉक लगेगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला जो पर्सन है इसने सर्किट को कंप्लीट किया और इसकी बॉडी से करंट फ्लो होते हुए यहाँ पे करंट जा रहा और करंट फ्लो होते हुए सर्किट में होते हुए ये दोनों इस पर्टिकुलर सर्किट के पार्ट बन जाएंगे और इन दोनों को करंट लगेगा। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट है कि ग्राउंडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और एक्सीडेंटल अनइंटेंशनल ग्राउंडिंग के कारण शॉक लग सकता है। ठीक है, अगर अप्रिशिएबल करंट फ्लो करेगा तो ये बेसिक कंसेप्ट माना जाता है कि नेचुरल बैरियर जो बॉडी की इनहेरेंट होता है, जो रेजिस्टेंस के फॉर्म में होता है, जो स्किन का रेजिस्टेंस होता है, उसको ओवरकम करते हुए और ये शॉक मैक्रो शॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर ये परमिसिबल लेवल और नेचुरल बैरियर बॉडी का नहीं ओवरकम कर पाता है तो ये माइक्रो शॉक होता है। अगले वाले वीडियो के पार्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज एंड देयर सेफ्टी। उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह की क्लासिफिकेशन है। कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, IEC 60,601 से लेकर 60,601 तक के स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं IEC के, उनको भी देखेंगे और उनसे थोड़ा बहुत इंसुलेशंस के बारे में भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्सीडेंटल प्रिवेंशन मेथड्स होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे लिमिटेशन ऑफ वोल्टेज और एनर्जी किस तरीके से किया जा सकता है, या इंक्लोजर ऑफ प्रोटेक्टिव कवर्स में क्लास 1 इक्विपमेंट का क्या रोल है, सेपरेशन ऑफ पार्ट्स का क्या रोल है, प्रोटेक्टिव अर्थिंग क्या होती है, लीकेज करंट का फ्लो होता है, और इंसुलेशन के बेसिक्स के बारे में समझेंगे। सप्लीमेंट्री क्या है, डबल रीइंफोर्स्ड क्या है, मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसके बारे में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।